दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बहुत से लोग ये कहते हैं कि गाजा में लोग मारे जा रहे हैं, फलस्तीन के लोग मारे जा रहे हैं, लेबनान में लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन इसका इजराइल और इजराइल की सेना की सेहत पर कोई असर नहीं हो रहा। लेकिन यह गलत फहमी है, क्योंकि ये वो गलत फहमी है जो अंदर की खबर है और वो बाहर नहीं आ पाती। यानी सामने वाले दुश्मन की सारी जानकारी आपको मिल जाती है, लेकिन खुद की जानकारी आप नहीं दे पाते। कुछ यही हाल इस बार सामने आया है, जिसको जानकर समझकर हमारे देश का जो भक्त संगठन है, जो एंटी मुस्लिम संगठन है, उसे थोड़ी चोट लग सकती है। क्योंकि वो इजराइल से सिर्फ इसलिए मोहब्बत करता है क्योंकि उसकी कुंठा मुसलमानों को देखकर शांत होती है। जब मुस्लिम परेशान होता है तो उसे देखकर वो शांत होती है। लेकिन पूरी दुनिया ऐसा नहीं सोचती। पूरी दुनिया इंसानियत के दम पर चलती है और ये देखती है कि क्या सच है और क्या गलत। और यानी जहां गलत और सच की बात आती है वहां पूरी दुनिया एक अलग मिजाज है। लेकिन जहां हिंदू और मुसलमान का मामला आता है वहीं हमारे देश के भक्त समाज का दिमाग, जहनियत बदल जाती है और वो इजराइल और नेतन्याहू को अपना रिश्तेदार मानने लगता है। लेकिन इस बार जो खबर सामने आई है उससे यह पता चलता है कि गाजा के भीतर या लेबनान के भीतर इजराइल को कितना नुकसान हो रहा है। क्योंकि अब इजराइल की सेना खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि गाजा में हम हमास से नहीं लड़ सकते, हमास को खत्म नहीं कर सकते, लेबनान में हिजबुल्लाह से नहीं लड़ सकते, उनसे पार नहीं पा सकते। क्योंकि इस बार जो खबर सामने आई है वो खुद इजरायली मीडिया ने बाकायदा इजराइल के रक्षा मंत्री और इजराइल के मिलिट्री जर्नल के हवाले से जानकारी शाया की है। और उसने बताया है कि गाजा में हमास से लड़कर इजरायली सेना को कोई फायदा नहीं हो रहा और इससे लगातार इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं, जिसकी वजह से इजरायली लोग बहुत ही ज्यादा हताश हो चुके हैं। जेरूसलम पोस्ट, जो कि इजराइल का जाना माना अखबार है, मीडिया आउटलेट है, उसने इस बात का खुलासा किया है कि इजराइल की सेना जल्द से जल्द सीज फायर चाहती है और वो चाहती है कि कैसे भी करके जल्द से जल्द गाजा और लेबनान में सीज फायर हो जाए। क्योंकि गाजा में जो लड़ रहे थे वो लड़ रहे थे, उससे भी ज्यादा बुरी हालत अब लेबनान में हो रही है, बैरूत में हो रही है। लेबनान के बॉर्डर में घुसते ही इजरायली सैनिकों के साथ ये कांड हो जा रहा है कि उन्हें पता भी नहीं चल रहा कि कब उनके जिस्म के चीथड़े उड़ गए। क्योंकि हालिया घटनाएं इन सब चीजों के गवाह हैं, जिनके बारे में हम आपको लगातार अपडेट कराते रहे हैं। लेकिन अगर गौर किया जाए जेरूसलम पोस्ट की, तो जेरूसलम पोस्ट बता रहा है कि लेबनान और गाजा में कामयाबी की उम्मीद नहीं है। और ऐसा इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर और आईडीएफ के चीफ हर्जी हवेली का यह मानना है। और उनका यही कहना है कि रोजाना इजराइल अपने सैनिकों को खो रहा है, जिसके वजह से बहुत ही बड़ी निराशा हाथ लग रही है। इजरायली मीडिया आउटलेट द जेरूसलम पोस्ट लिखता है कि आईडीएफ चीफ हर्जी हवेली और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट दोनों ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर सीज फायर के लिए दबाव बना रहे हैं। यानी दोनों ही चाहते हैं कि दबाव के जरिए यह मामला जल्द से जल्द हल हो जाए और नेतन्याहू पर दबाव बनाया जा सके, ताकि गाजा में सीज फायर हो सके, लेबनान में सीज फायर काम किया जा सके, शांति विराम कायम हो सके। क्योंकि शांति विराम न सिर्फ फलस्तीनियों की जरूरत है, न सिर्फ लेबनीज की जरूरत है, बल्कि उससे भी ज्यादा इजरायली सेना और इजराइल के लोगों के लिए शांति विराम बहुत जरूरी है। लेकिन नेतन्याहू साहब ठहरे अपने ओहदे के पक्के। वो नहीं चाहते कि जिस ओहदे पर वो जमे हुए हैं उन्हें छोड़ना पड़े किसी भी हालत में। पर अगर गौर किया जाए, जेरूसलम पोस्ट की खबर पर गौर किया जाए, तो यहां इनके जरिए सीधे यही बताया जा रहा है कि गाजा में जो जिंदा बचे 101 बंधक हैं उनको वापस लाया जा सके, इसके लिए बाकायदा आईडीएफ और रक्षा मंत्रालय कोशिश कर रहा है। जेरूसलम पोस्ट ने हर्जी हवेली और योआव गैलेंट के हवाले से इस बात को कंफर्म किया है, इस बात को छापा है कि ज्यादातर अफसर इस बात से ही सहमत हैं कि केवल हमास के साथ समझौता के जरिए ही बंधकों को छुड़ाया जा सकता है, उनकी घर वापसी की जा सकी है। इसका खुलकर अगर कंक्लूजन देखा जाए तो उनका कहने का मतलब यही है कि जंग लड़ने से कामयाबी हासिल नहीं मिलने वाली, कामयाबी हासिल नहीं होगी अगर आप गाजा में जंग लड़ते हैं हमास के साथ।
हमास को खत्म नहीं किया जा सकता। और उनका कहने का साफ तौर पर मतलब है कि उनसे लड़कर हम रोजाना अपने सैनिकों को खो रहे हैं, और इससे बेहतर है कि बातचीत करके उनसे समझौता कर लिया जाए, हमास से समझौता कर लिया जाए और अपने 101 बंधकों को छुड़ाया जा सके। यानी इस हद तक योआफ गैलेंट और हर्जी हवेली कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अगर गौर किया जाए तो ऐसी कौन सी नौबत आ गई है कि इजराइल अपने सैनिकों को खोते जा रहा है और उसको डर है कि इजरायली सैनिक बहुत ज्यादा निराश होते जा रहे हैं। तो उसके पीछे हालिया चंद महीने के दौरान जो पीछे का डेटा है, जो डेटा सामने आया, जो आंकड़ा सामने आया, उस पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि एक दो नहीं बल्कि हजारों की तादाद में सैनिक ऐसे हैं जो गाजा में जाते हैं 2 टांग पर चलकर, लेकिन आते हैं कोई 1 टांग पर। किसी की दोनों टांग चली गई, किसी के दोनों हाथ चले गए, किसी की दोनों आंख चली गई, किसी के जिस्म के अलग अलग हिस्से डैमेज हो गए और वो परमानेंट डिसेबल हो गए, विकलांग हो गए, स्थायी तौर पर विकलांग हो गए। अब जैसे कि एक खबर आप देख लीजिए, 19 जून 2024 को एक खबर छपती है, मिडल ईस्ट मॉनिटर, ये मिडल ईस्ट का एक जाना माना मीडिया आउटलेट है। इसने बताया कि भाई साहब 1-2 नहीं बल्कि 70,000 से ज्यादा इजरायली सैनिक अपंग हो गए हैं। और बाकायदा इसने इजरायली मीडिया के हवाले से इस खबर को बताया, जिसमें 8,663 है। 7 अक्टूबर के बाद जख्मी होने वालों में शामिल हैं। बाकायदा जो मिडल ईस्ट मॉनिटर है, इसने चैनल 7 के हवाले से, जो इजरायली चैनल चैनल 7, उसके हवाले से बताया है कि 35% तो ऐसे हैं जिनके साथ दिमागी समस्या आ गई है, यानी मेंटल इशू उनके साथ है, पागल हैं, चिड़चिड़ा गए हैं, वो लोगों की आवाज़ सुनकर डर जाते हैं, बच्चों की आवाज़ सुनकर डर जाते हैं, बम के धमाके की आवाज़ सुनकर वो डर जाते हैं, गोलियां चलने की आवाज़ सुनकर ही वो दहल जाते हैं। यानी बिल्कुल 35% ऐसे हैं जो पागल हैं, दिमागी तौर पर दिवालिया हो चुके हैं, मानसिक पागलपन का शिकार हो चुके हैं। उनको इस तरह समझ सकते हैं कि उनको हेल्थ इशू है। 21% ऐसे हैं जो बिल्कुल फिजिकल इंजर्ड हैं, उनके साथ फिजिकली इंजरी है। यानी 21% जिन सैनिकों की तादाद है वो जिस्मानी तौर पर अपंग हो चुके हैं, जख्मी हो चुके हैं, उन्हें बहुत गहरी चोट है जिनसे उबर पाना उनके लिए मुश्किल है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इजरायली मीडिया आउटलेट यह दोत और नोत इसने बताया है कि 12,500 सैनिक ऐसे हैं जो पूरी तरह से विकलांग हो गए हैं। गौर करिए, इजरायली मीडिया ये 5 जनवरी को ही ये खबर सुना दे रही है, जिसका नाम है यह दोत और नौत, और ये हिब्रू चैनल है, हिब्रू मीडिया है। और ये हिब्रू मीडिया 5 जनवरी को ही, यानी इस साल के शुरुआत में ही वो इस खबर को बता देती है कि भाई साहब 12,500 जो हमारे सैनिक हैं वो बिल्कुल विकलांग हो चुके हैं। और ठीक उसके 6 महीने के बाद मिडल ईस्ट मॉनिटर बताता है कि भाई साहब जो घायल होने वाले जो सैनिक हैं, जो बिल्कुल विकलांग हो गए हैं, उनकी तादाद जो है वो 70,000 है। लेकिन उससे चंद महीने यानी 6 महीने पहले एहदियोत और नोत बताता है कि जो है 12,500 के करीब सैनिक ऐसे हैं जो विकलांग हो गए हैं। और इन विकलांग होने वाले सैनिकों की तादाद 20,000 तक पहुंच सकती है। बाकायदा रक्षा मंत्रालय के हवाले से उसने बताया है कि 60,000 विकलांग सैनिकों का इलाज अभी चल रहा है। यानी 70,000 सुहाए 60,000 का वो इलाज कर रहे थे उस समय तक। लेकिन अब अगर अक्टूबर महीने की बात की जाए, यानी हाल में जो बीता हुआ महीना है, 21 अक्टूबर को CNN ने एक खबर छापी है और उसमें बताया है कि किस तरीके से गाजा से वापस लौटने वाले जो इजरायली सैनिक हैं वो खुद को गोली मार ले रहे हैं, वो खुद का कत्ल कर ले रहे हैं, खुदकुशी कर ले रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं, क्योंकि उनकी जहनी हालत ठीक नहीं है। और जो आ जा रहे हैं छुट्टी पर, जो लौट के आ रहे हैं जंग के मैदान से, वो वापस गाजा में जाने से कतरा रहे हैं और वो खुद को गोली मारकर हलाक कर रहे हैं, खुद को वो जो है खुद को ख़त्म कर दे रहे हैं। CNN ने अपनी खबर में बताया, एक पीड़ित परिवार के हवाले से बताया जिन्होंने अपने एक बच्चे को खो दिया जिसने सुसाइड कर लिया था। तो उसके फैमिली के लोगों के हवाले से बता रहा है कि वो गाजा से निकलकर बाहर आ गया, वो गाजा से बाहर निकलकर आ गया, लेकिन गाजा उसके भीतर से बाहर नहीं निकल सका। और जंग से लौट रहे इजरायली सैनिक ट्रॉमा और सुसाइड से जूझ रहे हैं, यानी आघात से, घातक आघात से और आत्महत्या का वो सामना कर रहे हैं।
पर गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल किस हद तक बच्चों का, औरतों का, बुजुर्गों का नरसंहार कर रहा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो हमास हो या लेबनान का हिजबुल्लाह हो, दोनों से आमने सामने की जंग वो नहीं कर पाता। उसके पीछे सीधे वजह यह है कि इनके सैनिक इतने ट्रेंड नहीं है जितना हिजबुल्लाह और हमास है। दूसरा यह कि अपनी सरजमीन के लिए जंग लड़ने की ताकत, जुनून कहां से लाएंगे? ताकत अगर मिल जाएगी, हथियार मिल जाएगा तो कोई बात नहीं, ट्रेनिंग अगर मिल जाए तो ठीक है, लेकिन वो जुनून कहां से लाएंगे? जो जुनून एक फलस्तीनी में है, जो जुनून एक लेबनीज में है, वो कहां से लाएंगे? जो ये जानते हैं कि अगर ये हमारे इलाके में आते हैं तो ये हमारी जमीनों को कब्जा कर लेंगे और हमारे औरतों, बच्चों, बुजुर्गों को मार देंगे, और ये ऐसा ही कर रहे हैं। इसलिए आमने सामने की जंग लड़ने के बजाय ये एयर स्ट्राइक करते हैं, फाइटर जेट से ये बमबारी करते हैं और बमबारी करके निकल जाते हैं। कभी ड्रोन के जरिए हमला करते हैं, कभी फाइटर जेट के जरिए हमला करते हैं, और इनके हमले का निशाना जो होता है ना, वो हिजबुल्लाह और हमास नहीं होता, आम शहरी होते हैं। वो सोचते हैं कि आम शहरियों को मारकर हम जो फलस्तीनी रेजिडेंट्स हैं उनको दबाव में ला सकते हैं और उनको मजबूर कर सकते हैं, लेकिन वो ये आइडिया कारगर नहीं हो पा रहा। हालत ये हो गई कि अल जजीरा 2 नवंबर की अपनी एक रिपोर्ट बताता है कि बीते 24 घंटे के दौरान गाजा में कम से कम 55 लोगों की मौत हो गई और उससे 52 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, जिसके बाद टोटल गाजा में जो मरने वालों की तादाद है वो 43,314 हो गई है, और इसके अलावा जो घायल होने वालों की तादाद है वो 1,219 हो गई है, यानी तादाद जो है वो बढ़ती ही जा रही है। लेबनान में अगर बात की जाए इसी के साथ 2 नवंबर तक का रिपोर्ट में 2,968 यानी 2,968 जो लेबनीज हैं वो मारे गए हैं और 13,319 जो हैं वो जख्मी हो गए हैं। लेकिन 3 नवंबर की बात अगर की जाए, इतवार की रोज की, तो पता चलेगा कि यूनिसेफ में बाकायदा जो बच्चों का जो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन का जो संगठन है यूनिसेफ, उसने कहा है कि जबालिया में 48 घंटों में 50 से ज्यादा बच्चों को इजराइल ने मार दिया है। बाकायदा उसने बताया है कि WHO अपना एक प्रोग्राम चला रहा था जिसके तहत पोलियो का जो है खुराक पिलानी थी या पोलियो का वैक्सीनेशन करना था, और पोलियो सेंटर पर ही इजराइल ने जो है वो स्टन ग्रेनेड से हमला कर दिया और स्टन ग्रेनेड उस पोलियो सेंटर पर गिरा दिया जिसमें 4 बच्चे जख्मी हो गए। बताइए पोलियो सेंटर का हमास और हिजबुल्लाह से क्या ताल्लुक है और वहां इसको गिराने से क्या फायदा, वहां इस तरह के हमले करने से का कोई तुक मालूम ही नहीं पड़ता। पर गौर करिए, हमास और हिजबुल्लाह किस हद तक खतरनाक है। हमास ने अपनी ताकत 7 अक्टूबर 2023 को दिखा दिया और वो अक्टूबर गुजर गया। अब कौन सा महीना है? ये बीते 1 साल बाद का अक्टूबर भी गुजर गया, यानी ये 13वां 14वां महीना चल रहा है। और जिस हमास को खत्म करने के नाम पर नेतन्याहू ने गाजा में बमबारी शुरू की, एयर स्ट्राइक शुरू किया, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया, ये तमाम मंसूबे उसके नाकाम हो गए, कोई कामयाबी हासिल नहीं हो रही है। और जब लेबनान से उन्होंने जंग छेड़ ली, लेबनान के हिजबुल्लाह ने इनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, तो नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया। नेतन्याहू के बेडरूम तक हिजबुल्लाह के ड्रोन पहुंच गए। अब हालत यह हो गई कि इनके पास जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है वो सब बस हवाई थे, उनसे कोई फायदा नहीं था। याद रखिए, इजराइल हो चाहे अमेरिका हो, इनका जो धंधा है, इनका जो मेन कारोबार है, जो सबसे अहम कारोबार है, वह है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में ये क्या करते हैं कि बड़े बड़े हथियार बनाते हैं, फाइटर जेट बनाते हैं, गोला बारूद बनाते हैं, बंदूक बनाते हैं, यानी जो भी है लोगों की जान लेने वाला सामान ही ये बनाते हैं, और यही इनका कारोबार है। और इसके जरिए क्या काम करते हैं कि मंशा है कि इनकी कि हर जगह कहीं ना कहीं दुनिया किसी भी कोने में जंग होती रहे, और जंग होने से ये इनको फायदा है कि इनको मोटी रकम मिलती है, क्योंकि इनके जरिए से जो बनाए गए हथियार हैं उनकी डिमांड बढ़ती है। अगर कोई इलाका शांत होता है तो उस इलाके में ये खुद ब खुद अपने लोगों को भेज करके जंग खड़ा कर देते हैं, उसके बाद अपने हथियार सप्लाई करने का इनको मौका मिल जाता है। जैसे कि इनका मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा एक प्रॉक्सी अगर कोई है अमेरिका और इजराइल का, तो उसका नाम है ISIS। उसका नाम क्या है? उसका नाम में ISIS है। उसको कहते हैं इस्लामिक संगठन, और ये कोई इस्लामिक संगठन नहीं है। ये तमाम के तमाम अमेरिकन
और इजराइलियों का एक प्रॉक्सी संगठन है। प्रॉक्सी हैं जिनके जरिए ये छिप करके वो काम कर देते हैं जिस काम को ये चेहरा दिखाकर अपना अंजाम नहीं दे सकते, उस काम को चेहरा ढक करके अंजाम देते हैं। वरना बताइए, गाजा और लेबनान के भीतर जो संगठन मौजूद हैं, इन लोगों ने लंबे समय तक आईएसआईएस का मुकाबला किया। बाकायदा हिजबुल्लाह ने आईएसआईएस को मार भगाया, आईएसआईएस को खत्म करने की पूरी कोशिश की। यहां तक कि जिन कासिम सुलेमानी को 2020 में अमेरिका ने अपने ड्रोन अटैक में मार दिया और कहा कि ये बहुत बड़ा नरसंहारी है, इसने बहुत हत्याएं की हैं, ये सब कुछ किया है, यानी आईआरजीसी के एक बड़े कमांडर को, कासिम सुलेमानी जिनका नाम था, उसको अमेरिका मार देता है। लेकिन उसका कसूर क्या होता है? उसका कसूर यह था कि उसने आईएसआईएस संगठन के खात्मे में बहुत बड़ा रोल अदा किया, बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इतने बड़े काबिल आदमी को, जिसने आईएसआईएस को खत्म कर दिया, दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन, उसको मार दिया। तो सोचिए, उस मारने वाले शख्स को तो इनाम मिलना चाहिए था, उसका शांति का जो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था कि उसने अमन कायम कर दिया इतने बड़े संगठन को खत्म करके। लेकिन उसे इनाम के तौर पर क्या मिला? उसी का मर्डर कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। तो यह है इजराइल और अमेरिका की हकीकत। इसके अलावा देखिए, नेतन्याहू के खुद के निजी मुफाद भी शामिल हैं। जैसा कि मैंने आपको जेरूसलम पोस्ट के हवाले से बताया कि योआव गैलेंट और हर्जी हवेली जो है वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द दबाव बनाकर सीज फायर कायम किया जा सके। और ये दबाव किस पर बनाया जा रहा है? नेतन्याहू के ऊपर। लेकिन दबाव बनाने की जरूरत क्या है? दरअसल नेतन्याहू नहीं चाहते कि सीज फायर हो पाए, क्योंकि उनके ऊपर करप्शन के बहुत से चार्जेस हैं जिनकी दिसंबर महीने में सुनवाई होने वाली है। और वो सोचते हैं कि अगर एक बार सुनवाई हुई और उनको सजा हो गई तो उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अपनी कुर्सी उनके खुद की बची रहे, इसीलिए तो उन्होंने न्यायपालिका को कंट्रोल करने के लिए बिल लाने लगे, कानून बनाने लगे कि अगर किसी को सजा हो भी जाती है किसी नेता को, तो उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा, वो अपने पद पर बना रहेगा। इनको मालूम था कि आज नहीं तो कल अगर उनके खुद की हालत ऐसी हो जाती है जेल जाने की, तो कम से कम उस कानून के सहारे उनका बचाव हो सकता है, वो जेल जाने से बच सकते हैं। इतना बड़ा इजराइल के इतिहास में इतना बड़ा करप्ट पॉलिटिशियन कभी देखने को नहीं मिला। उसका जो छद्म राष्ट्रवाद है वो बस एक लिबादा है अपने मतलब के लिए, और उस मतलब के लिए वो पूरे के पूरे इजराइलियों को बेवकूफ बना रहा है, अमेरिकन को बेवकूफ बना रहा है। अमेरिकन सोच रहे हैं कि हम इजराइल को चला रहे हैं, पर वो गलत हो गए हैं। नेतन्याहू के दौर में अमेरिकी इजराइल के इशारे पर नाच रहे हैं, चुपचाप उसको बड़े बड़े हथियार दे रहे हैं। और हालत यहाँ ये है कि इजराइल के खुद के हालात बिल्कुल ठन हो चुके हैं। इजराइल जो कुछ भी है अमेरिका के दम पर है, ईरान जो कुछ भी है अपने दम पर है। और यही दो फर्क हैं जो इजराइल और ईरान को अलग अलग करते हैं। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे तमाम दर्शकों से निवेदन है कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, भाई साहब पहले कम से कम देखते ही इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत दिन हो गए लाइक और सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं। फिर मिलते किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।